सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, आज बात करते हैं महाराष्ट्र में आजकल होने वाले विधानसभा चुनाव की। आप जानते हैं 20 तारीख को नवंबर को महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में एक चरण की वोटिंग है और 23 नवंबर को परिणाम आ जाएगा। लेकिन चुनाव में चर्चा करने से पहले हमें कुछ तथ्यों को भी देखना होगा। तथ्य नंबर 1, अभी मैं देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री का एक इंटरव्यू देख रहा था, जिन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने वाले 180 संगठन में से 140 महाराष्ट्र से हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा, आप देख रहे हैं कुछ नारे चल रहे हैं योगी जी का, बटोगे तो कटोगे। उसी तरह मोदी जी ने उसे थोड़ा अलग तरीके से दिया है, एक है तो सेफ है। दूसरी तरफ एक समुदाय जो ये माना जाता है बीजेपी को वोट नहीं करता, उन्होंने भी महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने की घोषणा की है। यानी आप कह सकते हैं धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है। अब इसका अंतिम परिणाम क्या आएगा ये तो हमें 23 नवंबर को ही पता लगेगा। इसके अलावा एक समाचार और आया था कि बम्बई के खातों में कुछ करोड़ों रुपया आए हैं जो शायद एक दिन में निकाल लिए गए हैं। ये तथ्य हैं, उसका मैं इनकी व्याख्या नहीं कर रहा, वो खबर अंदर क्या है वो बात की बात है। तो ये तो तथ्य है। अब मैं अपने जो बात कहूँगा उसमें इन तथ्यों को भी जोड़कर कहूँगा आपसे। अब आप किसी सरकार को हटाने के लिए चुनाव में कुछ मुद्दे होने चाहिए, मुद्दे भी जनता के होने चाहिए। पहले मैं बता दूं, जनता के मुद्दों में मैं आमतौर से ये बेरोजगारी यानी खासकर सरकारी नौकरी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये जनता के मुद्दे नहीं होते। ये क्यों नहीं होते मैं कभी इस पर भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये जनता के मुद्दे नहीं होते। ये मुद्दे विपक्षी पार्टियों के होते हैं और मीडिया के हो सकते हैं, विपक्षी पार्टियां समर्थित मीडिया के, जनता के नहीं होते। अब सवाल जनता के मुद्दे क्या होते हैं, पहले हम देखते हैं विपक्ष क्या मुद्दे उठा रहा है। विपक्ष ने लोकसभा चुनाव की सफलता से उत्साहित होकर यहाँ भी वही मुद्दे चला रखे हैं, आरक्षण, संविधान, अडानी, साथ में यहाँ धारा भी जोड़ दिया है। यानी वही जिन मुद्दों पर उसने लोकसभा चुनाव में सफलता प्राप्त की थी वही मुद्दे, उसके अलावा कोई खास मुद्दा नहीं है जो आकर्षित करे। तो जनता की दृष्टि देखें तो मुझे कोई मुद्दा नज़र नहीं आ रहा जो सरकार को हटाया जाए। जहाँ तक विकास की बात है, बीजेपी सरकार को अपने विकास गिनाने नहीं पड़ते, विकास दिखता है। चाहे रोड बन रही हो, एयरपोर्ट बन रहे हो, रेलवे बन रहा हो, पुल बन रहे हो, सुरंगें बन रही हो, टनल बन रही हो, तो ये सब दिखाई देता है। जहाँ जहाँ बन रहे होते हैं वहाँ दिखाई देता है। तो बीजेपी को कम से कम इस चीज़ में बीजेपी को 100 नंबर दिए जा सकते हैं। और वैसे भी जो विकास समर्थक वर्ग है, मतदाता वर्ग, वो बीजेपी के साथ, मोदी के साथ चलता है। अब प्रश्न ये है, जब मुद्दे नहीं है तो फिर क्या है? तो सब मैंने आपसे बताया उसके हिसाब से सरकार के हटाने का मुझे कोई कारण नज़र नहीं आया, मुद्दा नज़र नहीं आया जिसे मुझे लगे कि जनता सरकार के खिलाफ है। अब आकलन, अभी लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के वोटों में लगभग 1% से कुछ कम अंतर था। उसमें महाविकास अघाड़ी आगे थी। लेकिन मैं मानता हूँ 6 महीने में, खासकर हरियाणा चुनाव के बाद, स्थिति बदल गई है। अब वो स्थिति नहीं है। इस समय महायुति आगे है। महायुति की 3 पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, शिंदे सेना और अजीत पवार। मेरा मानना है ये बढ़त पर है। अब बढ़त पर है, कितनी सीटों पर है कि मैं सीटों का आंकड़ा नहीं बताऊंगा। मेरा अपना अनुमान है कि महायुति अघाड़ी आराम से बहुमत प्राप्त कर लेगी। अब बहुमत का मतलब 144, 45, 50, आप कुछ भी समझ सकते हैं। हाँ, यहाँ एक पेच है। अगर किसी कारण से महायुति बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती या बहुमत से कुछ दूर रह जाती है तो अजीत पवार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी कि अजीत पवार का राजनीतिक भविष्य भी इस चुनाव से जुड़ा हुआ है। जैसे 2019 में महायुति गठबंधन ने बहुमत प्राप्त किया था, लेकिन उद्धव शिवसेना ने समर्थन ना देकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर बीजेपी को सरकार बनाने से दूर कर दिया था। क्या अजीत पवार भी ऐसा करेंगे? ये देखने वाली बात है। अच्छा, ये यहाँ तो हो गया ये। अब सवाल ये है, जो
फडणवीस की बात को मैं दोबारा दोहराता हूँ। 180 में से 140 संगठन उन्होंने महाराष्ट्र के बताए। यानी महाराष्ट्र में वो शक्तियाँ विद्वान हैं जो किसी भी कीमत पर बीजेपी को सत्ता से दूर रखना चाहती हैं। कारण भी है, केंद्र में बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ गई, सरकार बना गई, मोदी जी प्रधानमंत्री है। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार चली रही है। हरियाणा में तीसरी बार चुनाव हार गए, वो भाजपा की सरकार आ गई। तो इन सब बातों से उनका मनोबल टूटा हुआ है। अब महाराष्ट्र देश का दूसरे नंबर का राज्य है, बम्बई आर्थिक राजधानी है। निश्चित रूप से वो शक्तियाँ किसी कीमत पर नहीं चाहेंगी बीजेपी सरकार में आए, सरकार बनाने में सफल हो। अब मुझे ऐसा लग रहा है जो हम चुनाव में देख रहे हैं केवल वही नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है खासकर जो करोड़ों रुपये ट्रांसफ़र करने वाली बात है कि रातों रात ट्रांसफ़र हुए, उसे देखकर मुझे लग रहा है पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ चल रहा है। यानी बीजेपी विरोधी शक्तियाँ किसी भी कीमत पर बीजेपी को रोकने का पूरा प्रयास कर रही हैं। अब देखते हैं बीजेपी और शिंदे सेना, अजीत पवार को अगर मैं हटा दूं, दोनों लगभग 230 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब यह क्या 230 सीटों पर बहुमत पा जाएंगे, एक ये भी देखने वाली बात है। अजीत पवार की भूमिका भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उसका क्या रुख रहता है चुनाव के बाद, वो भी देखना बहुत ज़रूरी होगा। ये चुनाव रोचक हो चुका है, भले हमें दिखाई कम दे रहा हो, अंदर से मुझे ये पर्दे के पीछे रोचक लग रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करूँगा कि एग्जिट पोल के बाद भी वीडियो बनाऊँ एक इस बार चुनाव पर, और परिणाम आने के बाद तो एक अपने विचार रखूँगा ही रखूँगा। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।